हेलो फ्रेंड्स और वेलकम ऑन आवर चैनल। तो आज हम यहाँ पर हमारा एक न्यू टॉपिक लेके आए हैं जो कि हमारा है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। तो इसके बारे में आज हम यहाँ पर अच्छे से ब्रीफ में समझेंगे, जो कि आपके लिए 11th क्लास बीकॉम एमकॉम और साथ साथ में जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के अंदर इस तरीके का जो टॉपिक है वो पूछा जाता है। जो हमारा मेन टॉपिक होता है वो हमारा है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। इसे हम अकाउंटिंग अजम्पशंस भी बोल सकते हैं या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम वन बाय वन करके इसे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर इन सभी को समझने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। तो फ्रेंड, जब भी हम प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो ये हमारे वो रूल्स होते हैं, वो हमारे एक्शंस होते हैं, वो रेगुलेशंस होती हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। किस लिए? जब हम अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर कर रहे होते हैं। क्यों? ताकि अगर हम कोई भी अकाउंट्स बना रहे हैं या फिर अगर हम चाहते हैं कि हमारे जैसी इंडस्ट्री किसी और की भी है तो उसके साथ अगर हम कंपेयर करना चाह रहे हैं तो हमें क्या बनाने पड़ते हैं? कुछ प्रिंसिपल्स बनाने पड़ते हैं। यानी कि ये जनरली हमारे कुछ रूल्स होते हैं या फिर हम बोले तो कुछ एक्शंस होते हैं जिन्हें हम क्या करते हैं? फॉलो करते हैं अपने अकाउंट्स को बनाने के लिए। जब हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं इन्हें हम बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारे होते हैं कॉन्सेप्ट्स और दूसरी हमारी होती है कन्वेंशंस। तो फ्रेंड, इन्हें हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारा होता है कॉन्सेप्ट और एक हमारा होता है कन्वेंशंस। कई जगह पे ये आपको केवल अकाउंटिंग प्रिंसिपल के नेम से ही दिखाई देता है और काफ़ी जगह पे हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। वन इज़ कॉन्सेप्ट एंड सेकंड इज कन्वेंशन। तो यहाँ पर हम इन सभी टर्म्स को वन बाय वन करके समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो बेसिकली जब हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर जनरली हम एक थ्योरी पोर्शन लेते हैं। यानी कि एक थ्योरेटिकल ऐसा पोर्शन जब हम उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करके नहीं देखते, केवल हम चीज़ों को समझते हैं, केवल हम रूल को लर्न करते हैं। यानी कि ये एक थ्योरी बेस होता है, इसके अंदर कोई प्रैक्टिकल नहीं करके दिखाया जाता। और जबकि यहाँ पर आप जब कन्वेंशंस की बात करते हो तो कन्वेंशंस का मतलब क्या होता है? एक तरीके से प्रैक्टिकल अप्लाई। यानी कि देखो, आप सभी क्या करते हो, आप सभी यहाँ पर हम सभी पढ़ते हैं कि ये हमारी ये चीज़ होती है, ये बैलेंस शीट होती है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। बट जब हम एक्चुअली में उसे करके देखते हैं, जब हम एक्चुअली में कोई बैलेंस शीट बनाते हैं, एक्चुअली में कोई पीएनएल अकाउंट बनाते हैं, एक्चुअली में कोई कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, तो उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना हमारा कन्वेंशन होता है। तो आई होप आपको दोनों का मतलब समझ आ गया होगा। और जब हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो इन दोनों को कंबाइन करने से, यानी कि थ्योरी प्लस में प्रैक्टिकल जो हमारे रूल्स होते हैं उनको प्लस करते हैं, तो हमारा क्या बनता है? प्रिंसिपल बनता है। अब हम यहाँ पर वन बाय वन करके यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट के बारे में। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है बिजनेस एंटिटी। फ्रेंड, जब हम बिजनेस एंटिटी के बारे में बात करते हैं तो इसके अंदर हम कहते हैं कि जो हमारा बिजनेस होता है वो अलग है और जो हमारा ओनर होता है वो अलग है। यानी कि बिजनेस को प्लस में जो हमारा ओनर है, इन दोनों को क्या समझना? सेपरेट समझना। मान लेते हैं कि कोई पर्सन ए है, एक ए पर्सन है और एक ABC लिमिटेड कोई कंपनी है। अगर मान लो ए कोई भी ट्रांजैक्शन करता है या कोई भी असेट्स खरीदता है तो उससे बी को कोई भी मतलब नहीं होगा। उसकी जो पेमेंट होगी वो किसको करनी है? ए को करनी है। क्यों? क्योंकि ये हम एक पढ़ते हैं फंक्शन क्या, कि जो हमारा ओनर होता है वो अलग माना जाता है और जो हमारा बिजनेस होता है वो सेपरेट होता है। कोई भी अगर पर्सन है, अगर वो कोई भी डिसीज़न लेता है या कुछ भी करता है तो उससे कंपनी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर कंपनी कोई डिसीज़न वगैरह लेती है या कोई भी चीज़ खरीदती है तो उससे हमारे पर्सन के ऊपर इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, हमारे ओनर के ऊपर इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। और ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन भी माना जाता है। फ्रेंड, नेक्स्ट हमारा आता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग का मतलब भी क्या होता है? चलते रहना। तो यानी कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हमारा एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जो कि हमें ये बताता है कि जो हमारा बिजनेस है वो इन फ्यूचर भी चलता रहेगा, हम उसे क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। यानी कि देखो, अब हम कोई भी बिजनेस ओपन करते हैं तो क्या हम ये सोच के करते हैं कि आगे आने वाले 4-5 साल बाद मुझे बंद कर देना इस बिज़नेस को? नहीं। तो हम क्या सोच के चलते हैं कि जो हमारा बिजनेस है वो हमेशा चलता रहेगा, इन रनिंग में हमारा बिजनेस होगा। जैसे कि मान लेते हैं
कि आपने अपने बिजनेस के अंदर कोई फिक्स असेट्स खरीदी। अब मान लेते हैं कि आपने यहाँ पर जो है वो 3 लाख की कोई मशीनरी खरीदी। अब मशीनरी आपने खरीदी है तो उसके ऊपर आप क्या करते हो, हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो, हर साल डेप्रिसिएशन पे करते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप क्या सोच रहे हो कि आपका जो बिज़नेस है वो कंटिन्यू होने वाला है, इन फ्यूचर भी आपका बिज़नेस चलेगा। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो इसलिए गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जो कि हमें ये बताता है कि आपका बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा, इन फ्यूचर वो चलता ही रहेगा। तो ऐसा आप एज्यूम करते हो इस कॉन्सेप्ट के अंदर। नेक्स्ट आता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। तो फ्रेंड, जब हम मनी मेजरमेंट के बारे में बात करते हैं तो मनी मेजरमेंट का मतलब ही क्या होता है कि जैसे आप अकाउंट्स पढ़ते हो तो अकाउंट्स में जनरली हम 2 टर्म लेते हैं, एक हमारे पास क्वालिटेटिव होता है, एक हमारे पास क्वांटिटेटिव होता है। क्वालिटेटिव क्या कहता है, क्वालिटेटिव केवल चीज़ों की क्वालिटी बताता है, और जो क्वांटिटेटिव होता है वो हमें कोई फिगर्स, कोई नंबर्स, कोई डाटा हमें बताता है। तो जब भी हम अकाउंट्स पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं जनरली, इसके एडवांटेज में क्या कि ये केवल क्वांटिटेटिव डाटा लेता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो केवल ऐसा डाटा लेगा जो कि हम मनी के अंदर मेज़र कर सकते हैं। तो उसे ही क्या कहा जाता है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लो आपने 10 चेयर खरीदी, मान लेते हैं आपने 10 चेयर्स खरीदी, और वो चेयर आपने मान लेते हैं कि 1000 रुपीज़ की खरीदी। कितने रुपीज़ की, 1000 की। तो यहाँ पर आप 10 चेयर नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, कितने की खरीदी, यानी कि 1000 रुपीज़ लिखेंगे। तो यहाँ पर हम इसे क्या कहते हैं, मनी मेजरमेंट, यानी कि जितनी भी चीज़ें होती हैं उसे आप मनी में मेज़र करके ही लिखते हो, और जो भी हमारी चीज़ें होती है वो हमेशा क्वांटिटेटिव में लिखी जाती है, क्वालिटेटिव में नहीं। जैसे मैंने आपको बोला वर्कर्स की स्ट्राइक हो गई, तो वर्कर की स्ट्राइक हमारी हो जाती है तो क्या हम ये अपने अकाउंट्स में मेंशन करते हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं करते। नेक्स्ट हमारा आता है कॉस्ट, जिसे हम हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। कॉस्ट या फिर हिस्टोरिकल जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है वो हमें क्या बताता है कि वो वैल्यू रिकॉर्ड करना जिस पे आपने किसी असेट्स को, किसी मशीनरी को ख़रीदा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं मैंने 1 अप्रैल 2015 को कोई भी असेट्स खरीदी। मान लेते हैं मैंने कोई एसी ख़रीदा, और जो मेरा एसी है वो मान लेते हैं 50,000 का आया मेरा। तो जब मैंने इसको ख़रीदा था तब मैंने कितने का रिकॉर्ड किया था, 50,000 का। चाहे मार्केट में आज कितनी भी वैल्यू हो, बट हम इसको रिकॉर्ड कितने पे करेंगे, 50,000 पे, ताकि आज की जितनी भी हमारी कंडीशंस आई है या कितने भी चेंजेस आए हैं उसका कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। तो इसलिए जितनी कीमत पे हम इसे ख़रीदते हैं उतनी ही कीमत पे इसे बेचा जाता है या इसे रिकॉर्ड किया जाता है, हम ऐसा बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है ड्यूल एस्पेक्ट। ड्यूल का मतलब ही क्या होता है फ्रेंड, 2। तो ड्यूल एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है कि ऐसी ट्रांजेक्शन जो भी आप करते हो उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो हमेशा 2 साइड पड़ता है। एक हमारा होता है डेबिट साइड और एक हमारा होता है क्रेडिट साइड। देखो फ्रेंड, जब भी आप कोई एंट्री करते हो तो हम यहाँ पर हमेशा 2 बैलेंस लेके चलते हैं, एक हमारा होता है डेबिट साइड और एक हमारी होती है क्रेडिट साइड। अब कोई भी आप एंट्री कर लो, अकाउंट जो होता है वो एक डुअलिटी के ऊपर बेस होता है, यानी कि जो भी आपकी एक एंट्री होती है वो 2 साइड ही इफेक्ट डालती है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिया कि आपने मान लो आपने कोई परचेज़ की है, ठीक है, तो मैं क्या बोल रही हूँ, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। मैंने बोला 2000 का आपने कोई सामान ख़रीदा, कोई गुड्स आपने परचेज़ कर लिया, कितने का, 2000 का। अब ये बताइए कि यहाँ पर देखो डेबिट क्या हो रहा है मेरा, परचेज़, और क्रेडिट मेरा क्या हो रहा है, कैश। यानी परचेज़ मेरा क्या हुआ, डेबिट, और कैश मेरा क्या हुआ, क्रेडिट। तो इसका मतलब ही क्या हुआ कि कोई भी ट्रांजेक्शन जो कि 2 साइड इफ़ेक्ट डालती है उसे ड्यूल एस्पेक्ट बोला जाता है। यानी कि जब 2 साइड इफ़ेक्ट पड़े, क्योंकि आप अकाउंट की कितनी भी ट्रांजेक्शन ले सकते हो, सभी का जो इफ़ेक्ट होता है वो ड्यूल होता है, यानी कि 2 साइड ही पड़ता है हमारा इफ़ेक्ट। तो उसे हम ड्यूअलिटी या फिर ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल बोलते हैं, जो कि एक इम्पोर्टेंट रोल भी हमारा प्ले करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मैचिंग। फ्रेंड, जब हम मैचिंग की बात करते हैं तो ये भी हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है जिसके अंदर हम क्या कहते हैं कि जिस भी साल का खर्चा है या जिस भी महीने का खर्चा है उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ होती है वो वहीं पर ही दिखाई जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पर आप लेते हो तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अक्टूबर का मंथ लिया, या फिर मैं बोलती हूँ नवंबर का मंथ लिया,
उसमें आपने कोई खर्चा कर दिया किसी चीज़ के ऊपर, मान लो मशीनरी से रिलेटेड था वो। अब इसके बाद दिसंबर में इसी से रिलेटेड कोई खर्चा था बट आपने उसे दिसंबर में रिकॉर्ड कर दिया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर वो नवंबर का खर्चा है तो वो किस में जाएगा, नवंबर में ही जाएगा। यानी कि आपको क्या करना है, जिस समय की इनकम है उसी समय का हमें एक्सपेंडिचर वहाँ पर शो करना है। तो वो हमारा क्या होता है, मैचिंग प्रिंसिपल कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट हमारा कॉन्सेप्ट होता है वो होता है अकाउंटिंग पीरियड। अब देखो फ्रेंड, हमें पता है कि जो हमारा अकाउंट होता है वो जनरली कब से कब तक होता है, वो हमारा 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है। और इन केस कई बार हमारे एग्ज़ाम में जो है वो कैलेंडर ईयर लिखा आ जाता है, तो हम क्या बोलते हैं, 1 जैन टू 31 दिसंबर होता है। तो यानी कि मेनली अगर कुछ भी नहीं शो होता तो हम 1 अप्रैल टू 31 मार्च ही मानते हैं। बट अगर आपको क्लियरली बोल देता है कि कैलेंडर ईयर के हिसाब से चलेंगे, तो जो हमारा कैलेंडर ईयर होता है वो 1 जैन टू 31 दिसंबर होता है। तो अब देखिए फ्रेंड, तो अकाउंटिंग पीरियड का मतलब क्या हुआ कि हम हर साल एक पीरियड में, एक पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं, तो उसे अकाउंटिंग पीरियड कहा जाता है। अब मान लो कोई पर्सन है जिसने 1 अप्रैल 2015 को अपना कोई बिजनेस स्टार्ट किया। अब वो उसने एक बिजनेस तो स्टार्ट कर लिया, अब वो क्या करता है, अपने बिजनेस को कंटिन्यू करता है। 2016 भी आ गया, 2017 भी आ गया और 2018 भी आ गया, 2019 आ गया। अब वो क्या करता है, नेक्स्ट 5 ईयर बाद जो है वो मान लेते हैं 31 दिसंबर 2020 को अपना बैलेंस देखता है कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। तो उस कंडीशन में उसके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो, अब 2015 में उसने बिजनेस को स्टार्ट किया और अब आगे 5 साल बाद वो ये देखना चाह रहा है कि मेरे बिजनेस में कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ। तो अगर वो हर साल अपने बिजनेस के अंदर ध्यान नहीं देगा तो वो ये कंसिडर नहीं कर पाएगा कि एक्चुअली में उसे कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है। और बल्कि वो 5 साल की बजाय अगर हर साल को कंपेयर करता तो शायद वो ये भी पता लगा पाता कि कब उसे प्रॉफिट हो रहा है और कब उसे लॉस हो रहा है। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। यानी कि हर एक साल में हम क्या करते हैं, अपने बिजनेस का कितना प्रॉफिट हो रहा है ये हम कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने कहा कि 2015 के अंदर हमने किसी बिजनेस को स्टार्ट किया और मान लेते हैं कि 50,000 या फिर हम बोल देते हैं 5 लाख से आपने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया। अब मैंने देखा कि 2016 में आपका 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है और 2017 के अंदर आपको 10,000 का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं कि फर्स्ट बार तो मुझे प्रॉफिट हो गया और सेकंड टाइम मुझे क्या हो रहा है, लॉस। तो अगर आप सीधा ही 50,000 5 साल बाद देखते तो आपको एक्चुअली में नहीं पता चलता। और इसी कंडीशन में आपने क्या किया, हर साल को देख रहे हो तो आपको ये पता चल रहा है कि 2016 में मुझे प्रॉफिट हो रहा है, इसके बाद मुझे लॉस हुआ। तो यानी कि जब लॉस होगा तो आप उसे रिकवरी करने की भी कोशिश करेंगे। तो इसलिए अकाउंटिंग पीरियड का मतलब क्या होता है, कि ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम जब आप क्या कर रहे हो, अपने प्रॉफिट और अपने लॉस को बिजनेस के अंदर कैलकुलेट करते हो। तो ये सारी चीज़ें हमारी कॉन्सेप्ट थी। अब आगे हम आते हैं किसकी तरफ, कन्वेंशंस की तरफ। तो वो वाली कन्वेंशन जिसके अंदर हमारे जो रूल्स बने हुए हैं उन्हें प्रैक्टिकली अप्लाई करना, दैट मीन्स क्या होता है, कन्वेंशन। तो सबसे पहले आता है कंसिस्टेंसी। फ्रेंड, कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंसी का मतलब वैसे अगर नॉर्मल लैंग्वेज में देखते तो क्या होता है, लगातार। यानी अकाउंट के टर्म में देखेंगे तो कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, जो मेथड आप आज यूज़ कर रहे हो वही आने वाले साल में हमें क्या करना है, यूज़ करना है। ऐसा हम क्यों करते हैं, ताकि हम कंपेयर कर पाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने कहा कि आपको कोई, आप अपना बिजनेस चला रहे थे, आपके पास कोई मशीनरी है। तो आपने मशीनरी के अंदर मान लो आपके पास मैंने बोल दिया 2016 में आपने कोई 2016 में आपने कोई मशीन खरीदी। 2017 में आप उसका डेप्रिसिएशन लगा रहे हो और आपने क्या किया, रिटर्न डाउन मेथड से उसे लगा दिया। अब नेक्स्ट ईयर आया 2018, उसमें आपने ओरिजिनल कॉस्ट लगा दिया। 2019 आया, उसमें दोबारा आपने रिटर्न डाउन मेथड लगा दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप हर साल मेथड को चेंज कर रहे हो। और अगर आप हर साल मेथड को चेंज कर रहे हो तो क्या हम उस एक्चुअलिटी के ऊपर पहुंच पाएंगे जिस पे आपको पहुंचना है, बिल्कुल नहीं। तो हमें क्या करना है कि एक ही तरीके का मेथड का यूज़ करना है, एक ही तरीके के मेथड को यूज़ करो, ताकि उस मेथड के ऊपर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो आप एक्चुअली में अपने बिजनेस को अपने जैसे किसी और बिजनेस के साथ क्या कर पाओगे, कंपेयर भी कर पाओगे। अगर मान लो मैंने कोई मशीन खरीदी है 2016 में, तो अगर मैं उसके अंदर मान लो डेप्रिसिएशन लगाना चाह रही हूँ, तो या तो मैं क्या करूँ,
ओरिजिनल कॉस्ट को ही हर साल के लिए फॉलो करूं या फिर रिटर्न डाउन को ही फॉलो करूं, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि मैं एक कंसिस्टेंट बनाए रख रही हूँ, यानी कि एक ही चीज़ को बार बार फॉलो कर रही हूँ, तो इससे मुझे भी आसानी होगी कि मैं अपने बिजनेस को कंपेयर कर पाऊँ, तो वहाँ पर भी कोई पार्शियलिटी नहीं आएगी। तो इसका मतलब होता है कि एक ही रूल, एक ही मेथड को जब हम सालों साल तक फॉलो करते हैं, ईयर द ईयर फॉलो करते हैं, तो उसे कहा जाता है कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट आता है फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर का क्या मतलब होता है फ्रेंड, ये भी हमारी एक कन्वेंशन होती है जिसके अंदर हम क्या मानते हैं कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती है उन सभी को हमें डिस्क्लोज करना है, चाहे वो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड हो या फिर कोई अदर इन्फॉर्मेशन हो। तो उन सभी से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है उन सभी को आपको क्या करना होता है, डिस्क्लोज। डिस्क्लोज का मतलब भी क्या होता है, एक तरीके से मतलब सब कुछ बताना, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, सारी इन्फॉर्मेशन हमें डिस्क्लोज करनी होती है ताकि जिस पर्सन के जिस इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा होगा वो उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ कर सकेगा। नेक्स्ट आता है कंजर्वेटिज्म। फ्रेंड, जो कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल होता है इसे हम प्रूडेंसी प्रिंसिपल भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है जो कंजर्वेटिज्म ना देख के प्रूडेंसी प्रिंसिपल बोल देता है, तो उसका सेम ही मतलब होता है। अब देखो कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या होता है, रूढ़िवादिता। रूढ़िवादी यानी कि हमें एक तरीके से जो हमारे ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उनको फॉलो करना है। अब कैसे ट्रेडिशनल मतलब इसका यहाँ पर क्या है कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, केवल और केवल लॉस को लेके चलते हैं। हम केवल लॉस को कंसीडर करते हैं, प्रॉफिट को कभी भी कंसीडर हम नहीं करते, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये चीज़ फॉलो करते हैं ओनली। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कंजर्वेटिज्म का मतलब कि मान लो मैंने ये देखा कि मुझे नेक्स्ट ईयर 2017 चल रहा है, मैंने देखा कि 2018 में मुझे प्रॉफिट हो सकता है, बट मैं प्रॉफिट को क्या कर देती हूँ, इग्नोर। मैं क्या मान के चलती हूँ कि मुझे लॉस हो सकता है, क्योंकि अगर मैं किसी चीज़ के लिए पहले से ही प्रिपेयर होंगी तभी मैं उस काम को कर पाऊँगी। तो कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल जो होता है वो ट्रेडिशनल प्रिंसिपल है जो कि ये कहता है कि लॉस को हमेशा कंसिडर करना है, प्रॉफिट को कभी भी कंसिडर नहीं करना। अब जैसे आप प्रोविजंस बनाते हो, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल बनाते हो, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन बनाते हो, वो इसी प्रिंसिपल के अंदर बनाते हो। क्यों? क्योंकि आपको लगता है इन फ्यूचर आपके पास पैसा नहीं आएगा, तो उस कंडीशन में आप क्या करते हो, एक ऐसे प्रिंसिपल को यूज़ करते हो जिसमें ये बताया जाता है कि हमें केवल और केवल लॉस को देखना है, क्योंकि अगर हम प्रॉफिट को देखते हुए चलते हैं तो हम तो प्रोविज़न ही नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए कंजर्वेटिज्म कहता है कि हमेशा लॉस को कंसिडर करो, प्रॉफिट को नहीं। तो अगर आप ऐसा करोगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा आता है मैटेरियलिटी, यानी कि एक तरीके से इसका मतलब होता है फैक्ट। इसका मतलब हमें क्या कहता है कि मान लो आपको क्या करना है, कोई इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करनी है, तो वो इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जो कि आपके बिजनेस के ऊपर इफेक्ट डाल रही हो, क्योंकि ये प्रिंसिपल कहता है कि हमें केवल ऐसी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करनी है जो कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड हो और हमारे बिजनेस के लिए रिलीवेंस भी हो, यानी उसका कुछ महत्व भी होना चाहिए। और हमें क्या करना है, केवल ऐसी इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना है जो कि हमारे लिए, हमारे बिजनेस के लिए इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। यानी अब मैंने कहा कि हमारे बिजनेस के अंदर हमने कोई मशीनरी खरीदी, तो हमने मशीनरी खरीदी, हमारा कैश गया, हमारे पास मशीनरी आई और उस मशीनरी का यूज़ भी हम करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस के ऊपर वो इफ़ेक्ट डाल रही है। तो यानी कि हम उसे क्या करेंगे, वो हमारे लिए एक रिलीवेंस इन्फॉर्मेशन है, तो उसे हम रिकॉर्ड करेंगे। और यहीं पर ही मैंने आपको ये कह दिया कि मान लो कि हमने अपने बिजनेस के अंदर मान लो स्ट्राइक हो जाती है हमारे बिजनेस के अंदर, तो स्ट्राइक होना या फिर मान लो एम्प्लॉयज़ की स्ट्राइक हो जाती है, तो अब हमें क्या करना है, ये देखना है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए रिलीवेंस है और कौन सी रिलीवेंस नहीं है। जो रिलीवेंस होगी केवल वही हमारे अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड की जाएगी, और जो हमारी रिलीवेंस नहीं होगी उसे हम बिल्कुल भी अपने अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो उस प्रिंसिपल को क्या कहते हैं, मैटेरियलिटी। तो फ्रेंड, ये जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, यानी कि वो रूल्स या फिर वो एक्शंस या फिर वो रेगुलेशंस जिसे हम अपने बिजनेस के अंदर फॉलो करते हैं, अगर हमें अपने अकाउंट्स वगैरह को प्रिपेयर करना है, किस लिए करते हैं, ताकि हम उसे देख पाए। एक बात और याद रखना कि जो हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं वो यूनिवर्सल एप्लीकेशन होते हैं। जैसे कि मैंने कहा होनेस्टी, तो होनेस्टी क्या है, यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, चाहे आप यहाँ पर हरियाणा में रहो,
चाहे आप राजस्थान में रहो, चाहे आप इंडिया में कहीं भी चले जाओ। तो एक होनेस्टी हमारी क्या होती है, यूनिवर्सल इन नेचर होती है, और जबकि जो हमारी कन्वेंशंस होती है वो हमारी यूनिवर्सल नहीं होती है, इन्हें हम यूनिवर्सल नहीं कह सकते। और अगर इन दोनों को प्लस कर दिया जाता है तो हमारे क्या बनते हैं, प्रिंसिपल्स बनते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो आज की वीडियो में हमने केवल कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन को डिस्कस किया है, जो कि आपके काफ़ी सारे एग्ज़ाम के अंदर पूछे भी जाते हैं। तो इसके बाद हम इसके MCQs को लेके आएंगे ताकि आप और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस को कर सके। तो आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ पॉइंट, अगर कोई चीज़ ऐसी लगे जो आपको समझ नहीं आई है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप इसी तरीके की वीडियो या इसी तरीके के कॉन्सेप्ट को और समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।